नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध के मध्य इजराइल आखिर क्यों निष्पक्ष बना हुआ है, इस चीज़ को जानने एवं समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। यद्यपि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से संपर्क में रहते हैं तथा उनसे विभिन्न प्रकार के हथियारों की डिमांड करते हैं। हाल ही में एक खबर निकल कर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष ये दबाव बनाया है कि अमेरिका जो है इजराइल के ऊपर प्रेशर डाले ताकि वो यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान कर सके। इस आशय से संबंधित जो जानकारी है विभिन्न मीडिया सोर्सों में निकल करके सामने आई तथा इससे संबंधित एक लेटर जो यूक्रेन के एम्बेसी के द्वारा इजराइल को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन ईरानियन ओरिजिन के जो ड्रोन हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उससे निपटने के लिए यूक्रेन को इजराइल के हथियारों की आवश्यकता है। उन हथियारों की लिस्ट में यदि हम लोग देखें तो आयरन बीम, बराक 8, पैट्रियट, आयरन डोम, डेविड स्लिंग तथा एरो इंटरसेप्टर आदि प्रमुख जो डिफेंसिव हथियार हैं उनको उन्होंने इजराइल से मांगने का प्रयास किया है तथा कहा है कि इजराइल वो मिलिट्री एड जो है यूक्रेन को प्रोवाइड करे। परंतु भारत की ही तरह इजराइल ने भी स्वयं को रूस यूक्रेन युद्ध से स्वयं को अलग रखा है और यूक्रेन को इजराइल ने इस प्रकार के वेपन्स को दिए जाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जो है इजराइल के, उनका स्टेटमेंट था कि इजराइल विल नॉट सप्लाई वेपन्स टू यूक्रेन। किसी भी कीमत पर इजराइल यूक्रेन को अपने हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। अब आखिर ऐसा क्यों है कि इजराइल ने यूक्रेन को अपने हथियार देने से मना कर दिया? पर उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इजराइल ने किस प्रकार से रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद की है। तो सर्वप्रथम है कि इजराइल ने बड़े पैमाने पर जो मानवीय सहायता है इस युद्ध में उसने यूक्रेन को प्रोवाइड करवाए हैं। यदि हम लोग देखें मैप के हिसाब से तो जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है तो रोमानिया में इजराइल का जो मेडिकल हेल्थ कैंप था उसे ट्रांसफर करके मोल्डोवा में लाया जाता है। मोल्डोवा के पश्चात उसे ओडेशा प्रांत में, फिर उसे राजधानी कीव में स्थानांतरित किया गया और फिर पुनः खार्किव में भी इजराइल ने अपने मेडिकल कैंप्स वगैरह स्थापित किए ताकि जो वहाँ पर सिविलियन नागरिक मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं उनको समुचित मेडिकल व्यवस्था या मेडिकल इलाज वगैरह उनको उपलब्ध करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त देखें तो इजराइल ने कीव को ईरानी ड्रोन जो सुसाइड ड्रोन्स का जो प्रयोग कर रहा है रूस, उसके विषय में जो इंटेलिजेंस जानकारी है वह प्रोवाइड करवाई यूक्रेन को कि किस प्रकार से ये ड्रोन काम करते हैं। यदि देखें तो शाहिद 136 यूएवी जो रूस उपयोग कर रहा है यूक्रेन में वर्तमान समय में, उसके लिए प्राइवेट इजरायली फर्म यूक्रेन की सहायता कर रहा है और सैटेलाइट इमेजरी वगैरह है जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है यूक्रेन को। अब इसके पश्चात यदि हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल ने रूस को यूएनएचआरसी के काउंसिल से उसके सदस्यता से बाहर निकालने के लिए रूस के विपक्ष में मतदान किया था। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इजराइल ने जो यूक्रेन में एयर अटैक्स हो रहे हैं उसके लिए एयर अलर्ट जो है यूक्रेन को दे रहा है ताकि यूक्रेन के जो इंटरसेप्टर्स मिसाइल हैं जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर सके। अब यहाँ पर देखा गया है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो लगातार यूनाइटेड नेशंस पर दबाव बना रहे हैं कि भैया आप इजराइल को बोलिए कि वो हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करें। यदि हम लोग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो वर्तमान समय में जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है वह मूल रूप से यूक्रेन की भूमि पर ही लड़ा जा रहा है। अब यहाँ हम लोग यदि देखें तो रूस ने यहाँ पर MiG-31, MiG-35, चाहे Su-35 हो या Su-34 बॉम्बर्स हो, इसके अतिरिक्त अपना अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 फाइटर्स जो है यूक्रेन युद्ध में उसने झोंक रखा है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो हाल ही में रूस ने ईरान से आयातित ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें कि शाहिद 136
मुहाजिर 6 यूएवी तथा विभिन्न प्रकार के जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स थे उसका उपयोग यूक्रेन के विरुद्ध किया है। तो यूक्रेन इन हमलों से बचाव करने के लिए और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता बता रहा है तथा इसके लिए जेलेंस्की लगातार जर्मनी को कह लें आप नाटो को या यूएसए को लगातार कॉल कर रहे हैं। साथ ही इजराइल को इन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं उन्होंने यूक्रेन को आयरन डोम, आयरन बीम या अदर डिफेंस टेक्निक की सहायता देने से साफ इनकार कर दिया। अब आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया, तो इसे लेकर के सबसे पहले हम लोग चलेंगे पश्चिम एशिया और समझने का प्रयास करेंगे कि इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं उनका इजराइल के साथ में किस प्रकार से संबंध रहा है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब 1948 में इजराइल बना था तो उस समय से ही इजराइल और इसके इर्द गिर्द जो भी पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक हो, ईरान हो या सऊदी अरेबिया हो, उन्होंने लगातार इजराइल को मान्यता देने से इनकार करके रखा हुआ है। इन देशों का मानना है कि यह जो भूमि है यह मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थल है और इजराइल जो कि एक यहूदी जाति, यहूदी धर्म से संबंधित है, उसने अनधिकृत रूप से इस भूमि के टुकड़े पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसी के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1967 में इजराइल और इन मुस्लिम राष्ट्रों के मध्य एक 6 डेज वॉर हुआ था जिसे इजराइल ने जीत लिया था। अब यहाँ पर जो स्थिति है इजराइल के लिए वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न आतंकवादी गुट हैं जो इजराइल के विरुद्ध काम करते हैं, इजराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं, जिनका समर्थन ये कहीं ना कहीं ये इस्लामिक राष्ट्र भी करते हैं। अब यदि हम लोग देखें वर्तमान समय में इजराइल को कि पश्चिमी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, तो इजराइल जो है अपने आप को वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के ज़्यादा नज़दीक मानता है तथा वह अपनी सुरक्षा और विश्व में अपने स्थान के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। यदि वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो जो भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं वो यूक्रेन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यूक्रेन को सहायता प्रदान कर रहे हैं, परंतु जो इजराइल है वो वर्तमान समय में यूक्रेन को किसी भी प्रकार का जो सैन्य सहायता है वह देने से लगातार इनकार कर रहा है। और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का कहना है कि इजराइल को जब भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की आवश्यकता होती है वह अपने अनुसार उनका उपयोग करता है, परंतु आज जब यूक्रेन और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को इजराइल की आवश्यकता है तो इजराइल हमारी सहायता नहीं कर रहा है। आज आवश्यकता है परंतु सहायता नहीं कर रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में इजराइल जो है हमें धोखा दे रहा है। परंतु यदि वस्तु स्थिति को हम लोग देखें तो इजराइल ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल के अपने राष्ट्रीय हित छुपे हुए हैं, इसलिए वह यूक्रेन को मिलिट्री सहायता प्रदान नहीं कर पा रहा है। यदि हम लोग यहाँ इजराइल के मैप को लार्ज करके देखें तो उसके बगल का एक पड़ोसी देश है सीरिया। ध्यान रखिएगा सीरिया, और सीरिया में वर्तमान समय में ये बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण मैप है सीरिया का। यहाँ पर इस मैप के अनुसार हम लोग जान सकते हैं कि कौन से देश का नियंत्रण किस क्षेत्र में बना हुआ है। तो जो ऑरेंज कलर का जो ये एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर रूस और सीरिया के नेता बशर अल असद की सत्ता विद्यमान है। येलो एरिया में आप देख सकते हैं कि जो टर्की है या कुर्दिश ग्रुप है उनका नियंत्रण बना हुआ है, जिसका जो समर्थन है वो अमेरिका और नाटो कर रहे हैं। वहीं ग्रीन कलर का जो हल्का सा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर ये यूएसए के नियंत्रण में है और बहुत सारे यहाँ पर जो फैक्शंस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसे विभिन्न देश जैसे कि तुर्की हो गया या ईरान हो गया वह अपना समर्थन प्रदान करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि रूस और सीरिया का बहुत ही घनिष्ठ सैन्य सहयोग बना हुआ है। वर्तमान समय में भी हम लोग देखें तो रूस जो है सीरिया के साथ लगातार इस क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोल करता रहता है और रूस ने सीरिया का जो स्काई है उसे सीरियन एयर स्पेस को वो बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। वहाँ पर रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, S-300 V4 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इस्कंदर मिसाइल SS-26 इस्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करके रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो
एयर सिक्योरिटी के लिए Su-35 एयर सिक्योरिटी फाइटर प्लेन, Su-34 पायलट प्लेन और करुष्का 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के द्वारा सीरिया के आसमान को रूस ने बिल्कुल एक किला के रूप में तब्दील कर दिया है, जिसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसी के लिए नाटो के जो सुप्रीम एलाइड कमांडर थे यूरोप के, जो सीरिया में एक समय तैनात थे, उनका कहना है कि रसिया ने इस सीरियाई क्षेत्र को A2AD बबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आप कहेंगे A2AD बबल क्या होता है? तो A2AD बबल विशेष रूप से सैन्य क्षेत्र का एक शब्द है, जिसके अंतर्गत कोई भी देश अपने इर्द गिर्द जो भी एरिया पर उसने एक्वायर करके रखा हुआ है, वहाँ पर वो तो या तो डिफेंसिव या ऑफेंसिव दोनों प्रकार के शस्त्रों के साथ में एक ऐसा एरिया बना देता है जिससे कि विपक्षी दल वहां पर मूवमेंट नहीं कर पाए। यदि किसी भी देश को अपना लड़ाकू विमान सीरिया के इस क्षेत्र में उड़ाना है तो उसे रूस के परमिशन की आवश्यकता होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त बशर अल असद जो सीरिया के वर्तमान शासक हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो घनिष्ठ संबंध हैं वो लगातार बने हुए हैं, और वर्तमान समय में जब रूस यूक्रेन के साथ में युद्ध में उलझा हुआ है उस समय भी वह जून में, ध्यान रखिएगा, जून में सीरिया के अंदर सीरिया के साथ में रशियन एयरफोर्स ने ज्वाइंट ड्रिल ऑर्गेनाइज किया था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इजराइल के क्या राष्ट्रीय हित यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। यदि हम लोग देखें तो इजराइल में आक्रमण करने वाले जो प्रमुख आतंकवादी गुट हैं उसमें हिजबुल्ला प्रमुख है, और हिजबुल्ला जो है वर्तमान समय में लेबनान और सीरिया के, ध्यान रखिएगा, लेबनान और सीरिया की सीमा पर ये लोग एक्टिव हैं और वहाँ से ये लोग इजराइल पर हमला करते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं दूसरा गुट है हमास, जो कि गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है और लगातार इजराइल पर हमले करता रहता है। हिजबुल्ला जो है एक शिया मुस्लिम आतंकवादी संगठन है जिसका समर्थन ईरान के द्वारा किया जाता है। अब यदि इजराइल को ईरान समर्थित हिजबुल्ला आतंकवादी गुट के ऊपर यदि हमला करना है तो उसे सीधा सीरिया के एयर स्पेस से होकर के लेबनान पर आकर आक्रमण करना होगा। अब यहाँ सबसे उल्लेखनीय तथ्य है कि इजराइल लगातार ऐसे हमले करता रहता है, जबकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि रूस ने सीरिया के एयर स्पेस को एक किला बंद कोठी के रूप में बना करके रखा हुआ है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो इसका आशय यह हुआ कि इजराइल जो है रूस से इस प्रकार के हमलों को करने के लिए सहायता प्राप्त कर रहा है। यदि हम लोग देखें इससे पूर्व कि किस प्रकार इजराइल ने सीरिया में हमला किया है, तो इजराइल ने हाल ही में सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट, ध्यान रखिएगा, दमिश्क एयरपोर्ट, एलेप्पो और पोर्ट ऑफ लटाकिया पर आक्रमण किया था, जहां उसने जो हिजबुल्ला को अस्त्र शस्त्र ईरान के द्वारा भेजे गए थे उसे इजराइल ने तबाह कर दिया था। यहाँ पर लिखा भी गया था कि एम्ड एट प्रिवेंटिंग ईरान फ्रॉम इस्टेब्लिश इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन सीरिया, और इन आक्रमणों का जो उद्देश्य है मूल रूप से इजराइल के द्वारा वह सीरिया में ईरान के प्रेजेंस को समाप्त करना है। और ईरान वहां पर विभिन्न जो भी आतंकवादी समूह हैं जैसे कि अल नुसरा, हिजबुल्ला, ये सबको समर्थन प्रदान करता है इजराइल के विरुद्ध। अब यदि हम लोग आगे बढ़ें यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग एक अन्य तथ्य देख सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है कि क्यों इजराइल ने यूक्रेन का समर्थन नहीं किया इस युद्ध में, तो इसका मूल रीज़न है रूस में रहने वाली यहूदी आबादी, और वर्तमान समय में जो रसिया है वहाँ पर लगभग 1,58,000 यहूदी धर्मावलंबी निवास करते हैं, और इजराइल यह कभी नहीं चाहेगा कि वह उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं रूस के विरुद्ध, जैसे कि कीव को इंटेलिजेंस प्रदान करना ईरानी ड्रोन के ऊपर में, रूस के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन में वोट करना, तो यदि ये सब काम कर रहा है इजराइल, तो रूस में निवास करने वाले जो यहूदी धर्म के लोग हैं वह लगातार रूस में भय के साए में जीवन जी रहे हैं, तथा उन्हें डर है कि उनका प्रोसिक्यूशन वहाँ रूस में किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल जो है रूस के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसी भय से वहाँ निवास करने वाले काफ़ी नागरिक, जो यहूदी नागरिक हैं रूसी, वो इजराइल पलायन कर रहे हैं। अगर एक आंकड़े के अनुसार समझे तो 40,000
यहूदी इमिग्रेंट्स जो हैं यूक्रेन, रूस और बेलारूस से पलायन कर चुके हैं इस युद्ध के प्रारंभ होने के उपरांत, और लगभग 23,789 डॉक्यूमेंटेड, ध्यान रखिएगा ये डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन है जो कि रूस से इजराइल में हुआ है। तो इतने लोग रूस से पलायन करके इजराइल पहुंच चुके हैं। और हाल ही में खबर आई थी अगस्त माह में कि रूस ने इजराइल को धमकी दी है कि यदि वह इस प्रकार से यूक्रेन का सहयोग या सहायता करना बंद नहीं करेगा तो रूस में स्थित ज्यूइश एजेंसी उसे वह बंद कर सकता है। इस प्रकार की धमकी रूस के द्वारा इजराइल को दी गई है। तो यहाँ ये दो रीजन हुए। पहला क्या था कि इजराइल जो सीरिया में एयर स्ट्राइक करने के लिए रूसी समर्थन की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इजराइल यह नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से यहूदी धर्मावलंबी जो हैं वो रूस में प्रताड़ित या उनके विरुद्ध किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन वगैरह किया जा सके रूस में। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आखिर क्यों इजराइल ने अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन से यूक्रेन को देने से मना कर दिया। तो इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं कि वर्तमान युद्ध में यूक्रेन को किस प्रकार के हथियारों की सप्लाई नाटो और अमेरिका के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार के हथियार दिए गए हैं। तो इसमें से प्रमुख रूप से ड्रोन दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के वेपन्स दिए गए हैं जिसमें कि हॉबिजर तोप, चाहे स्टिंगर मिसाइल हो या जैवलिन हो, विभिन्न प्रकार के एम्यूनिशंस दिए गए हैं, हॉबिजर के गोले दिए गए हैं और भी मिसाइल्स वगैरह प्रदान की गई है। इसके साथ HMARS मिसाइल सिस्टम जो है जर्मनी के द्वारा ये दिया गया है यूक्रेन को, ताकि रूस के अंदर तक यूक्रेन आक्रमण कर सके। इसके अतिरिक्त लेजर गाइडेड रॉकेट्स हो गए, अनमैन्ड कोस्टल डिफेंस वेसल्स हो गए, इसके अतिरिक्त अन्य हथियार प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि ट्रक्स, हैवी ड्यूटी ट्रक्स हो गया, आपका इन्फेंट्री व्हीकल हो गया, रडार हो गया, विभिन्न प्रकार के रडार सिस्टम हो गए, एयर सर्विलांस रडार हो गया। तो इस प्रकार के हथियार जो है यूक्रेन को नाटो और अमेरिका के द्वारा सप्लाई किए गए हैं। यदि हम लोग बात करें टोटल मिलिट्री एड जो यूएसए के द्वारा वर्तमान समय में यूक्रेन को दी गई है तो वह 18.2 बिलियन यूएस डॉलर की है। अमेरिका ने वादा किया है कि वो लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का मिलिट्री एड जो है यूक्रेन को प्रदान करेगा, जिसमें से 18.2 बिलियन यूएस डॉलर का वो दे चुका है। यूएस जो है यूक्रेन में अपने हाईली सोफिस्टिकेटेड जो उसका मिसाइल सिस्टम है, जिसे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम हो गया आपका, या जो यूएस का अपना मोस्ट इफेक्टिव जो कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है ये प्रदान नहीं किया है। या इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो MQ-1C ड्रोन जो था ये चाहता था यूक्रेन, इसे भी अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया है। इसके अतिरिक्त देखें तो यूक्रेन ने डिमांड की थी अमेरिका के सबसे प्रूवन फाइटर प्लेन F-16 को, इसे भी अमेरिका ने देने से मना कर दिया। आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर एक खबर आई थी कि पेंटागन ने हाल ही में जो MQ-1C स्ट्राइक ड्रोन या ग्रे ईगल इसे कहा जाता है, इसे यूक्रेन को देने से मना कर दिया था। यद्यपि इस प्रकार का ड्रोन देने की बात चल रही थी यूएसए के द्वारा यूक्रेन को, परंतु यूएसए ने सिक्योरिटी कंसर्न का मुद्दा उठाते हुए इस समझौते को तोड़ दिया है और यूक्रेन को यह हथियार जो है अमेरिका सप्लाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लगातार यूएस को फोन करके कह रहे हैं कि भैया आप मुझे हथियार दो ताकि हम लोग रूस का सामना कर सके। इसी में एक बार झल्लाहट में जो बाइडेन बोल गए कि सो लिटिल मोर ग्रेटिट्यूड, भैया कुछ आभार या कृतज्ञता भी तो जताओ, हमेशा तुम कटोरा लेकर के हमसे मांगते ही रहते हो, शर्म कुछ कर लो भाई, कुछ खुद से भी तो कर लो, हम पर कितना आश्रित रहोगे। तो इस प्रकार के जो शब्द थे ये जो बाइडेन झल्ला करके यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोल चुके थे। तो आखिर क्या कारण है कि यूएस यूक्रेन को अपने हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट नहीं दे रहा है? तो इसका मूल कारण है स्वयं रूस। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि हम लोग अमेरिका के हाई एंड जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसे देखें, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल, आपका हेलफायर मिसाइल, अब्राहम टैंक या उन्नत श्रेणी के हवाई जहाज वगैरह जो लड़ाकू विमान है
वो अमेरिका सप्लाई नहीं कर रहा है यूक्रेन को। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूक्रेनी सेना जो है यदि वो इस प्रकार के हथियार छोड़ देते हैं और ये हथियार रूस को प्राप्त हो जाते हैं या रूस के कब्जे में आ जाते हैं, तो रूस जो है इन अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी कार्यप्रणाली एवं कमजोरियों तथा खूबियों को जान सकता है तथा वह अमेरिका के ऊपर बढ़त बना सकता है। इसके अतिरिक्त यह जो जानकारियां हैं यह चीन के साथ भी रूस साझा कर सकता है, जो वर्तमान युद्ध में रूस का सहयोग कर रहा है अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कर रहा है, अप्रत्यक्ष तौर पर कर रहा है। तो चीन को भी सौंप सकता है, जो वर्तमान समय में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ भिड़ा हुआ है। तो सबसे पहला रीजन है कि स्वयं रूस के कारण अमेरिका अपने हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण है कि यूक्रेन हमेशा चाहता है कि अमेरिका उसे पैट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे, लेकिन यदि हम लोग एक तथ्य पर गौर करें तो अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वर्तमान समय में भी हम लोग देखें तो अमेरिका जो है डिफेंसिव हथियारों से ज़्यादा ऑफेंसिव हथियारों के शोध पर ज़्यादा खर्च करता है, यद्यपि ये हथियार रूसी हथियारों से ज़्यादा महंगे होते हैं। यदि एक रिपोर्ट की हम बात करें हम लोग, तो यहाँ पर दिया गया है कि वाई यूएस पैट्रियट मिसाइल फेल्ड टू स्टॉप ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स अटैकिंग सऊदी वाइल साइट्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब सऊदी वाइल साइट्स पर यमन के हौती विद्रोहियों के द्वारा मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया गया था, तो वहाँ पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात था। तो आखिर किस प्रकार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हौती ड्रोनों और मिसाइल्स को क्यों नहीं ट्रैक करके उसे नष्ट कर पाया? यहाँ इससे संबंधित आप विभिन्न आर्टिकल या खबर देख सकते हैं। एक अन्य खबर आई थी कि ईरान जो है उसने इराक में यूएस के टारगेट पर हमला किया था, और ये जो हमला था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा ही किया गया था, लेकिन वहाँ पर पैट्रियट मिसाइल और थार्ड जैसे मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने के बावजूद भी अमेरिका जो है इन्हें सही समय पर इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और यमन के हौती विद्रोही सऊदी अरेबिया में हमेशा उनके वाइल डिपो पर या अन्य स्थानों पर एरियल अटैक किया करते हैं, जो उन्हें ईरान के द्वारा यही शहीद 136 आपका ड्रोन और विभिन्न प्रकार के मिसाइल से दिए जाते हैं। उनके द्वारा हौती विद्रोही सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करते रहते हैं। अब यहाँ एक अन्य तथ्य है कि जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, इसकी तैनाती अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब में की जा चुकी है। परंतु इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के होते हुए भी सऊदी अरब हौती विद्रोहियों के हमले को रोक पाने में असफल साबित यहाँ पर हो रहा है। यदि हम लोग बात करें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो यहाँ पर इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि हाउ यूजफुल आर दे। आखिर जब इन हमलों को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता है, तो आखिर क्यों इसका उपयोग सऊदी अरब कर रहा है? और वर्तमान समय में हम लोग देखें तो यूक्रेन में रूस के द्वारा वही शाहिद 136 ड्रोन और ईरान के द्वारा सप्लाई किए गए विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही उपयोग किया जा रहा है। और यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका उसे अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे ताकि वह इन हमलों को रोक सके, परंतु हो सकता है कि अमेरिका यह नहीं चाहता है कि इसकी जो कमजोरियां हैं वह रूस के समक्ष भी निकल करके सामने आए। अब आगे देखते हैं कि आखिर क्यों इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन को देने से मना कर दिया। और मूल रूप से आयरन डोम की बात हो रही है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो मूल रूप से 2021 की घटना को यदि हम लोग याद करें तो हमास के द्वारा दागे गए असंख्य रॉकेटों को इसने नष्ट किया था, और इसका जो किल रेट है वो 90% है। ये इतना सक्षम है कि 100 में से 90 जो आने वाले प्रोजेक्टाइल हैं उसको हवा में ही नष्ट करने में आयरन डोम सिस्टम सक्षम है। तो आखिर क्यों इजराइल जो है इसको यूक्रेन को बेचने से मना कर रहा है? तो यहाँ सबसे पहली बात है कि यदि यह सिस्टम इजराइल यूक्रेन को देता है और यूक्रेन के सैनिक जिस प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें जो भी हथियार प्राप्त हो रहा है उनसे युद्ध कर रहे हैं और फिर वो आगे बढ़ जा रहे हैं, और जो पुराने हथियार थे उसे उसी स्थान पर छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। लगातार वो लोग यही कर रहे हैं। अब ये हथियार जो आयरन डोम है इजराइल का, यह यदि
रूस के हाथ में पड़ जाता है तो रूस इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसकी कमजोरी और खूबियों का पता लगा सकता है और संभावना बनती है कि जो इसकी जो किस प्रकार से फंक्शनैलिटी है, किस प्रकार से काम करता है, वह रूस कभी भविष्य में ईरान को भी दे सकता है और ईरान के माध्यम से होते हुए वह लेबनान और गाजा पट्टी या सीरिया में जो अल नुसरा, आपका हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकवादी गुट हैं उनके पास भी पहुंचने की संभावना बनी हुई है। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उनका सबसे बेहतरीन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वह इन आतंकवादियों के पास पहुंचे या इसकी जो कार्यप्रणाली है इन आतंकवादी समूहों के पास पहुंचे। इसलिए इजराइल ने यूक्रेन को अपने जो हथियार थे उसे देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा है कि यदि हम लोग देखें वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष को, तो यह संघर्ष मूल रूप से यूक्रेन की सीमा के भीतर लड़ा जा रहा है तथा यूक्रेनी सेना को जो भी हथियार प्राप्त हो रहे हैं वो उससे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भी हथियार उन्हें प्राप्त हो रहे हैं उसके विषय में अमेरिका यह नहीं जानता है कि वो हथियार आखिर जा कहाँ रहे हैं। यदि CNN की इस रिपोर्ट को यदि हम लोग देखें तो यहाँ बताया गया है कि जो भी एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट और अदर वेपनरी जो कि यूक्रेन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, संभावना बनती है कि उसे विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी समूह हैं या विभिन्न प्रकार के वैसे गुट या मिलिशिया या सेना जिन्हें अमेरिका नहीं चाहता है कि उनके पास ये हथियार पहुंचे, तो वो हथियार हो सकता है कि उसके पास पहुंच रहे हैं। ऐसा मानना है विभिन्न प्रकार के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका इस प्रकार का कहना है कि ये हथियार उनके पास भी पहुंच चुके हैं। अब यदि हम लोग वर्तमान समय में इंटरपोल की रिपोर्ट को देखें तो इंटरपोल का भी कहना है कि ये जो हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं ये ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं, या चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो या हैवी वेपन्स हो, जो कि नाटो और US के द्वारा मूल रूप से यूक्रेन को प्रोवाइड करवाए गए हैं रूस के विरुद्ध। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी मानना है कि ये जो हथियार सप्लाई किए गए हैं यूक्रेन को ये ब्लैक मार्केट में बिक सकते हैं, जो भविष्य में मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका और एशिया के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम लोग अन्य रिपोर्टों को भी देखते हैं तो वहाँ बताया गया है कि यूक्रेन और अफगानिस्तान में जो इलीगल आर्म्स ट्रेड है उसे रोकने में असफलता क्यों हाथ लगी है, तो उससे संबंधित भी है कि वहाँ के बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या अन्य जो कि ब्लैक मार्केटियर्स हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। अब दूसरा तथ्य है कि एक पुरानी एक खबर है कि ईरान के द्वारा अमेरिकी ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। ये घटना है 2011 की और अमेरिका का RQ-117 स्टेल्थ ड्रोन जो था उसको ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्वयं का ड्रोन डेवलप किया था। इसके पश्चात यदि हाल के खबर को देखें तो ईरान ने रूस के 2 मरीन ड्रोन्स को जब्त किया था, जिसे अमेरिका के दबाव के कारण ईरान को इन ड्रोन्स को छोड़ना पड़ा। अन्यथा ये जो ड्रोन थे इन्हें भी ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा इसे डेवलप कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि नाटो और US के द्वारा जो भी वेपन्स यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, यदि ये वेपन्स पहुंचते हैं ईरान के हाथों में तो ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर से इसे डेवलप बना कर सकता है। और एक तथ्य है कि ईरान जो है नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में सहयोगी रहा है और हमेशा से सहयोग करता आ रहा है। तो एक डर यह भी बना हुआ है कि जो भी हथियार अमेरिका और नाटो देशों के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं यूक्रेन को, हो सकता है कि कल के दिन में वो ईरान से होते हुए नॉर्थ कोरिया के हाथों में पहुंच जाए। तो इसके लिए इजराइल जो है वर्तमान समय में इसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वह विभिन्न आतंकवादी गुटों जैसे कि हमास, अल नुसरा या हिजबुल्ला के हाथों ईरान के रास्ते न पहुंचे, इसके लिए जो अपना बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपका आयरन डोम है उसे यूक्रेन को देने से मना कर दिया। यह वही सिस्टम है जिसके साए में इजरायली नागरिक अपनी रात में चैन की नींद सोते हैं।
तो आज का जो ये सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं तथा इस सेशन से संबंधित कोई भी सवाल हो, विचार हो या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन 2.0 क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू।